हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PW IIT जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कशन करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल वे में आज हम इस क्लास को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है IIT जैम मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा का हम सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने का आज हम प्रोसेस को अब यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। अब टॉपिक टू बी कवर्ड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ दो ही टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवर मेन टॉपिक दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोगों को कॉम्पोजिशन के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ मूव ऑन टू द कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसेप्ट को पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था। हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करा था। आइसोमॉर्फिज्म या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर बोला था, क्या बोला था कि हमारे पास टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो u ओवर एफ से लेकर हमारे पास v ओवर एफ तक एक मैपिंग है, एक मैपिंग है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, u इज आइसोमॉर्फिक टू v, u इज आइसोमॉर्फिक टू v। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखता हूँ तो दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल उसकी डायमेंशन सेम है, इसका वेट सेम है, इसकी लेंथ सेम है, इसकी ब्रेड्थ सेम है, ये सारा कुछ सेम है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मीनिंग क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म कब होंगे, जब ये जो मैपिंग है हमारे पास, ये जो टी है ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये जो टी है ये हमारे पास वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये जो टी है हमारे पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, देन वी कैन से दैट दीज आर द आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, दीज आर द आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब आइसोमॉर्फिज्म से कनेक्ट करते हुए कुछ ना मेरे पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड का एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट बोल रहा है यहाँ पर कि अगर टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, u से लेकर v तक भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन u ओवर कर्नल ऑफ f। बड़े ध्यान से समझना, आप लोग इसको किसी भी बुक से यहाँ पर BSc की किसी भी बुक से आप लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा की किसी भी बुक से आप लोग इसका जो प्रूफ है वो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इसका एसेंस समझाना चाहता हूँ। एसेंस क्या कहते हैं कि अगर मैं u ओवर कर्नल ऑफ f के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, कर्नल ऑफ t, बेसिकली हम लोग यहाँ पर t नेम देते हैं, तो कर्नल ऑफ t इज आइसोमॉर्फिक टू द t ऑफ u। t ऑफ u क्या मतलब, रेंज स्पेस ऑफ t इज आइसोमॉर्फिक टू द रेंज स्पेस। देखो, डन, क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को ही आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन और ऑन टू हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, दोनों सब स्पेसिस, दोनों स्पेस के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का एक रिलेशनशिप सेटिस्फाइड करेगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब उसी बात को हम यहाँ पर, अगर वो मैपिंग मेरे पास ऑन टू हो जाती है तो ऑन टू होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डोमेन है वही हमारे पास, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास एक प्री इमेज होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये v वाली टर्म बनी। क्लियर है टर्म। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड रिजल्ट यहाँ पर आता है। सेकेंड रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है वो, W1 एंड W2 आर द टू सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। W1 and W2 are the two subspace of a finite dimensional vector space. Then W1 plus W2, W linear sum of W1 plus W2 over W1 which is isomorphic to the W2, W1 intersection W2 इसके आइसोमॉर्फिक है। ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप लोग अपनी किसी भी BSc की बुक से वहां से इसको देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्रैश कोर्स है इसलिए मुझे इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वही आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। यस, दैट इज द लीनियर सम ऑफ लीनियर सम नहीं है, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अब क्या है, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, फिर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ कि T1 एंड T2 आर द टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसा कि मैंने बोला कि T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U ओवर F टू V ओवर F, मेरे पास वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली T2 भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो U ओवर F से हमारे पास V ओवर F तक अवेलेबल है। देन लीनियर सम दैट इज T1 और T2 वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास U ओवर F से V ओवर F तक। इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ, है ना। और उसके बाद सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं आप लोगों के साथ ये अच्छे तरीके से, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारा कंसेप्ट पढ़ा था। अभी तक मैं लास्ट क्लास को ही, जो भी मैंने आप लोगों के साथ, ये लास्ट क्लास हमारी गई है इसी वीक में या पिछले वीक में, तो वो हम लोगों ने इसको डिस्कशन यहाँ पर कर लिया था। चलो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि U इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, मतलब U की डायमेंशन हमारे पास क्या है, U की हमारे पास डायमेंशन है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर डायमेंशन कितनी है हमारे पास, n है ओवर द फील्ड f। ओके, V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ द डायमेंशन m, मेरे पास वो m डायमेंशन का है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑफ द सेम फील्ड f, देन द वेक्टर स्पेस। अब यहां से ध्यान से समझो, एक नया वेक्टर स्पेस मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज L ऑफ UV, दैट इज L ऑफ UV, ये है, इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, इज द linear transformation of U to V of a finite dimensional vector space, of a finite dimensional vector space and having the dimension of L of UV, dimension of L of U comma V, वो हमारे पास क्या होगा, mn डायमेंशन का होगा। ओके सर लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, इसका बेसिकली नेम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल, ध्यान से समझो, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U ओवर F टू V ओवर F, मतलब U टू V में जितनी भी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम ये बोलते हैं। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, L ऑफ UV डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस बोलते हैं, सिमिलरली मेरे पास अब यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V, इट इज डिनोटेड बाय LU टू V, collection of all linear transformation, and hence it is a subspace, then the dimension of subspace is Mn, just because of U is the finite dimensional vector space having the dimension n and V is the finite dimensional vector space having the dimension m, then the collection of all linear transformation is again a subspace, then its the dimension is Mn, तो इसकी dimension हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर Mn होगी। क्लियर है टर्म यहाँ तक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है, अगर मैं दोनों डायमेंशन को यहाँ पर, दोनों सबस्पेस को U और V को इक्वल कर देता हूँ, देन ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज द सेट ऑफ ऑल या कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर ऑन U फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस, फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V, ठीक है डन। अब दोनों को, चाहे आप इसको कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि U और V मेरे पास सेम है। और जब सेम हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर हमारे पास ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम T बोल रहे हैं, जो हमारे पास ये U ओवर F टू V ओवर F अवेलेबल है, अगर मेरे पास U और V दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है, लीनियर ऑपरेटर बनता है। अब जब लीनियर ऑपरेटर ही बन गया, पहले हम लोग क्या कह रहे थे, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मेरे पास ये क्या है, ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये भी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर ही तो होगा, हाँ या ना, बोल भाई, पक्का। बढ़ूं आगे, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप, वैसे मजा आ गया आपके साथ पढ़ के, अरे भाई इतनी तारीफ, चलो आओ। देन अगर ये मेरे पास सबस्पेस है, सबस्पेस LUV, अब एक बात बताओ, जब मेरे पास दोनों अलग अलग सबस्पेसेस थे, दैट इज द U सबस्पेस एंड V सबस्पेस थे, हैविंग द डायमेंशन m, हैविंग द डायमेंशन n, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन
द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आ रही थी मेरे पास, एल ऑफ यू वी आ रहा था और उसकी डायमेंशन कितनी आ रही थी, एम एन आ रही थी, हाँ या ना, उसकी डायमेंशन हमारे पास आ रही थी एम एन। लेकिन अब क्या है, दोनों ही मेरे पास यहाँ पर u और v दोनों सेम है। अब भाई अगर जब मेरे पास u और v दोनों सेम हो जाएंगे तो इस केस में अब हम इसको क्या डिफाइन कर रहे होंगे, हैविंग द डायमेंशन एन एन, दोनों की डायमेंशन कितनी होगी, एन एन, और एन एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर, हाँ या ना, एन एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर। बढ़ू आगे, फिर बढ़ू, बड़े आगे होते हैं सर, आपकी ना टंग स्लिप हो जाती है बहुत बार, गलत बात है ये। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस देन द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, ओके, अब लीनियर फंक्शन क्या है सर, हमारे पास लीनियर फंक्शन था u टू f वेयर f इज अ फील्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस u विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेम वही दिया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम उसको बोल देंगे कि ये भी मेरे पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये भी मेरे पास एक n डायमेंशन, क्योंकि एक तरफ तो वेक्टर स्पेस है दूसरी तरफ फील्ड है, तो इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी ये भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा और हैविंग द डायमेंशन n होगा। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके जी, देन एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मेरे पास अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू है, T2 भी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V है, देन द रैंक ऑफ T1 प्लस T2, देन द रैंक ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस देन रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2, या रेंज स्पेस ऑफ, अब आप लोगों को पता है ना ये हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ T1 विच इज इक्वल टू द dimension of a range space of लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, डायमेंशन है किसकी, रेंज स्पेस की। अब रेंज स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आते हैं जो मैपिंग लगने के बाद कोडोमेन पे जाते हैं, तो ये वो टर्मोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इसको मार्क कर लें यहाँ पर, ये फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रैंक ऑफ T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 विच इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक, बढ़े आगे, चलो जी और आगे की और कंसेप्ट को डिलीवर करते हैं आप सभी के साथ। तो कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आज का हमारा न्यू टॉपिक है, बहुत ही प्यार से आप लोगों ने समझना है, बहुत ही ध्यान से। चलो कलर चेंज करते हैं, ग्रीन पेन से इसको लिखेंगे। क्या है मेरे पास यहाँ पर, मैंने क्या बोला हुआ है, U, V and W be the three vector space over the same field F, then T1 is defined as this term, T2 is defined as this term, be the two linear transformation, then the composition is defined। composition किससे डिफाइन होगी जरा ध्यान से समझो, उन्होंने पहले मुझे यहाँ पर दिया हुआ है T1 जो है हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारा U से लेकर V तक डिफाइन है, T2 मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे पास V से लेकर W तक डिफाइन है। अब ध्यान से समझना एक मिनट के लिए, मेरे पास एक ये है, हमारे पास एक ये एक सबस्पेस है, एक ये हमारा सबस्पेस है, एक ये वाली टर्म हमारी सबस्पेस है, देन वी डिफाइन एज दिस इज द सिनेरियो ऑफ T1 एंड दिस इज द सिनेरियो फॉर T2, इसका मतलब सर ये U ओवर F है, ये हमारा V ओवर F है और ये हमारा W ओवर F है ना, ये हमारा W ओवर F है। अब कोई भी एलिमेंट जब यहाँ होगा वो सबसे पहले किसके साथ मैपिंग करेगा, वो कौन सी मैपिंग को कौन सी मैपिंग के विद रिस्पेक्ट में आगे जाएगा सर, ये T1 के साथ आगे जाएगा, फिर मेरे पास कुछ यहाँ मैपिंग पड़ेगी, फिर वो दोबारा से इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई होगी तो मुझे इधर एक एलिमेंट मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ जब मैपिंग आएगी, सपोज करो ये मेरे पास एलिमेंट U है, जब यहाँ पर मैपिंग करके इधर आएगा तो ये T ऑफ U पे आएगा, यहाँ पर T1 ऑफ U पे, हाँ या ना। सिमिलरली जैसे ही मैंने इसके ऊपर और मैपिंग अप्लाई करी, कौन सी T2, तो ये क्या हो जाएगा T2 T1 ऑफ U की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, हाँ या ना, बोलो पक्का। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन अप्लाई करना है, अगर हमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन अप्लाई करना है या
अपन को यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये डिफाइन करना है तो अपने को क्या चाहिए, T2 T1 डिफाइन करना होगा। तो T2 T1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा, विच इज T2 ऑफ T1 ऑफ U की टर्म मुझे यहाँ पर डिफाइन होगी। हाँ या ना, बोल भाई पक्का। तो ये मेरे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफाइन होगा, सर ये U से लेकर W तक डिफाइन हो रहा है, वो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होता है, वैसे ही कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि T2 T1 को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज T2O ऑफ T1। जैसे हम यहाँ पर फोग ऑफ गो फंक्शन लिखते हैं ना, ये वही चीज़ है, हम फोग और गो फंक्शन जो है ये वही चीज़ है। तो हमने यहाँ पर T2 और T1 को डिफाइन कर लिया। क्लियर है टर्म यहाँ तक, बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो और आगे की ओर डिस्कशन कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक और बात, हम यहाँ पर T2 T1 को तभी डिफाइन कर पाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर T2 T1 मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ T2O of T1 is defined if the range space of T1 is contained in the range domain of T2 is contained in the domain of T2। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ मेरे पास ये रेंज स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पर इसको मैं अगर मैं इरेज करूँ तो मेरे पास ये रेंज स्पेस होनी चाहिए। रेंज स्पेस को मैं यहाँ पर पिंक कलर से डिफाइन करूँ, ये क्या है, रेंज स्पेस क्या होती है सर, ऐसे ये हमारी रेंज स्पेस होती है, हाँ या ना सर, आपने पिछले लेक्चर में बताया था। तो रेंज स्पेस ऑफ T1 is contained in the domain of T2, then T2O of T1 is defined, then T2O of T1 is defined, हाँ या ना, बोलो भाई, यही तो बात है ना, T2O of T1 is defined। क्लियर है, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर अप्लाई करना है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बात नहीं, इसका मतलब सर T2 T1 T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर शो करना है। लेकिन भाई मैं इसको शो करूँगा तो इसका मतलब अपन को क्या करना होगा, अपन को यहाँ पर कुछ नहीं, T2 T1 ऑफ AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट अपन को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब सबसे पहले AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट कहाँ अप्लाई होगा, सर T1 में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास T2 T1 ऑफ AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट अपन को यहाँ पर अप्लाई हो गया है। लो मैंने ऐसी ब्रैकेट लगा दी जानबूझ के। अब T1 क्या है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 AU प्लस BV विच इज इक्वल टू द A T1U प्लस B T1V हो गया भाई यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा T2 दैट इज T1 AU प्लस यहाँ से हो जाएगा विच इज T2, ये हो जाएगा BV टाइप का एलिमेंट, सॉरी T1 ही आएगा यहाँ पर। मेरे पास ये फैक्टर क्या बनेगा, T1 दैट इज BV टाइप का एलिमेंट यहाँ पर होगा। अब T1 आगे क्या है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ सर T1 A T1U A T1U प्लस B T1 V टाइप का एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना। अब सॉरी यहाँ T2 आएगा, तो इसका मतलब नाउ नाउ इट इज द AU प्लस BV। अब T2 क्या है मेरे पास, सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब सर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, T2 T1 ऑफ U प्लस B T2 T1 ऑफ V टाइप का एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब हमने इसको क्या करा है, स्प्लिट कर दिया है। इसका मतलब ये मेरी यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना। कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर प्रूफ किया। अरे भाई समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, बोल भाई। हाँ सर समझ में आ रही है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बहुत ही प्यारा टॉपिक। अब इसका ना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, टॉपिक तो दूर की बात है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको 2 बार इंपॉर्टेंट बोलूँगा, मैं इसको 2 बार इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है। क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर T1 जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U to V एंड T2 भी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोगों को पता है यार, कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1, देन द फर्स्ट वन इज 1 1 एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 T1 is on 2, then T2 is on 2, then
T2 इज ऑन टू। अब इसमें क्या हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करें, हाँ या ना? बोल भाई, किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर कर लेना। चलो जी, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब एक बात बताओ 1 मिनट के लिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि T1 लाइक दिस, मैंने यहाँ पर क्या करा, यू एन वी टाइप का एलिमेंट मैंने कहाँ से लिया है, वेक्टर स्पेस यू ओवर फील्ड एफ से लिया है। अब ये किसका एलिमेंट है सर, ये किसका एलिमेंट है ये? बोल भाई, बोल 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 फटाफट बोल। सर ये तो डोमेन स्पेस का है। लेकिन सर यहाँ पर तो कंफ्यूजन है, अपने पास तो 3 है, नो प्रॉब्लम, बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं ताकि अपन को दिक्कत ना हो कोई। ये मेरा T1 है और यहाँ से मेरा T2 है, ये मेरा U ओवर F है, यहाँ से मेरा V ओवर F है और यहाँ से मेरा W ओवर F है। यही कंडीशन है अपने पास। अब हुआ क्या, सबसे पहले अब अपने को लेना है कि सर T1 1 1 होना चाहिए। अगर T1 T2 और T1 1 1 है तो T1 1 1 होगा। अब T1 को 1 1 लेना तो इसका मतलब मैं 2 एलिमेंट लूंगा T1 के डोमेन से। T1 का डोमेन क्या, U ओवर F, मैंने वहां से 2 एलिमेंट ले लिए। इन पे मैपिंग इक्वल करो, T1 ऑफ U विच इज इक्वल टू द T1 ऑफ V। ये मैंने मैपिंग अप्लाई करी। लेकिन अब मुझे किसके हेल्प के साथ जाना है, T2 T1 पे जाना है। अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, T2 T1 ऑफ U, ये मैंने अप्लाई करी, विच इज इक्वल टू द T2 T1 ऑफ V, ये मैंने अप्लाई कर दी, हाँ या ना? बोलो भाई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, T2 T1 ऑफ, ये मेरे पास हो जाएगा U, मेरे पास बाहर आ गया यहाँ पर, ये U बाहर आ गया, विच इज इक्वल टू द T2 T1 ऑफ V, मेरे पास बाहर आ गया। अब मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, T2O ऑफ T1 जो है वो मेरा 1 1 है। अब अगर 1 1 है तो इसका मतलब इनके एलिमेंट्स मैपिंग एक बार सेम है, तो U इज इक्वल टू V टाइप का एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इसका मतलब अगर U इज इक्वल टू V है तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ऊपर वाली लाइन से, तो यहाँ से क्या हो गया, T1 जो है वो मेरा 1 1 है, T1 जो है वो मेरा यहाँ पर 1 1 है, हाँ या ना? बोलो भाई पक्का। अब T2 T1 इज ऑन टू, अब अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब भाई मेरे पास को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास एक प्री इमेज मिलना चाहिए, हाँ या ना? प्री इमेज मिलना चाहिए। अब इसको बैक आओ, आप लोग खुद लिख लेना अपने अकॉर्डिंगली। वैसे यार ये कोई थियोरेटिकल एग्जाम थोड़ा ना हम कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे हैं, मतलब हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, इतना ही बहुत है। लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनका प्रूफ आप लोगों को पता होना चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है भाई मेरे, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो क्या हुआ सर, T2 के हर एक एलिमेंट के लिए T2 की डोमेन के पास प्री इमेज होना चाहिए। अब T2 की डोमेन क्या है सर, रेंज स्पेस ऑफ T1 है, वो इतना हम अपन को पता ही है अगर ये डिफाइन है। तो सर इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पर प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब सर अगर T2 T1 ऑफ U अगर ऑन टू है तो T2 को ऑन टू होना पड़ेगा, ये कन्फर्म बात यहाँ पर दिख रही है। तो मैंने भी तो वही किया है, T2 इज ऑन टू, ये भी परम सत्य है, यस, ये भी परम सत्य है, यस। हाँ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब फटाफट थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट PYQ आप सभी के साथ डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। जैम 2022, 21, 2020, 19, 18 के सारे क्वेश्चन, और अगर कोई नेट JRF का कोई क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके लेवल का, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये भी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ओके देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। UVW बी द 3 वेक्टर स्पेस, ओके UVW बी द 3 वेक्टर स्पेस। भाई ये मेरी हैंड राइटिंग वाला कंसेप्ट देखने में कैसा दिख रहा है, देखने में कैसा दिख रहा है? अरे बहुत साफ दिख रहा है भाई, मौज होगी। चलो आओ, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, UVW बी द 3 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F, ओवर द सेम फील्ड F इफ T1 एंड T1 डैश, ऊपर थोड़ा ये कोड की वजह से हट गया, कोड अगर मैं इधर लेके जाऊं, ओके यहाँ पर मेरे पास क्या, T1 और T1 डैश आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, नो प्रॉब्लम। T2 एंड T2 डैश आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, ओके। इसका मतलब अपन को यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है सर, T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V, T1 डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास सर, T1 डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V। इसका मतलब सर T2 हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू W, फ्रॉम V टू W, एंड T2 डैश इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। ये 4 पॉइंट्स अपन को अवेलेबल है। उसके बाद इसका अलजबरा गिवन है,
उसके बाद इनका अलजेब्रा गिवन है। क्या कह रहे हैं वो, T2 ऑफ T1 प्लस T1 डैश विच इज इक्वल टू T2O ऑफ T1 प्लस T2O ऑफ T2। ले भाई इसमें क्या दिक्कत है, चलो आओ इसको प्रूफ कर लेते हैं हम एक बार। एक प्रूफ करूंगा एक आपके लिए। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं T2 T1 प्लस T1 डैश, ये पॉइंट यहाँ पर मुझे अवेलेबल करवाया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि मैंने इसके ऊपर u एलिमेंट अप्लाई हुआ, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारे पास सर, T2 ये हो जाएगा T1 ऑफ u प्लस ये हो जाएगा हमारे पास T2 डैश ऑफ सॉरी T1 डैश ऑफ u है ना, विच इज T1 डैश ऑफ u की टर्म यहाँ पर अवेलेबल होगी। T2 भी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, विच इज T1U विच इज T2 और T1 डैश ऑफ U की टर्म आ जाएगी, विच इज T1 T2 T1 प्लस T2 T1 डैश। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को चलाया था, दैट इज T2 T1 प्लस T1 डैश विच इज इक्वल टू द दिस कंसेप्ट। हाँ या ना, बोल भाई पक्का, वो हो गया। सिमिलरली दिस कंसेप्ट ऑल्सो डन, दिस कंसेप्ट ऑल्सो डन एंड दिस कंसेप्ट। ये लास्ट 2 पॉइंट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको इजीली वे में यहाँ पर डन कर सकते हैं, आप लोग इनको इजी वे में यहाँ पर डन कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके 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 ओके, एक क्वेश्चन है आप लोगों का कॉम्पोजिशन के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर और डिस्कशन को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के पास गिवन है T1, ओके, T1 विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R क्यूब टू R स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऊपर आएगा, R3 टू R2, एंड T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर, ये पॉइंट अवेलेबल है। और अपन को कंप्यूट करने को बोला हुआ है R1 एंड T1 T2 एंड T2 T1, T1 T2 एंड T2 T1। अच्छा एक बात बताओ जरा, इस पेज पे वापस आना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, इस पेज पे वापस आना एक बार, इस बात को जरा ध्यान से पढ़ो, इस बात को जरा ध्यान से पढ़ो, दैट इज T2 T1 है, और अगर मैं इसी को मॉडिफाई करूं तो T1 और T2 इज डिफाइंड, इसको अब आप लोग मॉडिफिकेशन कर लो क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में जरूरत है। इफ रेंज ऑफ T2 is contained in the domain of T1, वो मेरे पास T1 के डोमेन पे कनेक्ट होगी। रेंज ऑफ T2 is contained in the domain of T1, वो T1 के डोमेन पे कंटेंड होनी चाहिए, तभी ये मेरी डिफाइन है, ठीक है। अब वापिस आते हैं अपने पेज पे, ये रहा। सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या बोला हुआ है, T1 और T2 डिफाइन करने के लिए, ओके। जब T1 और T2 है तो ये वाला मेरा पहला होना चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब जब भी कोई एलिमेंट अप्लाई होगा वो सबसे पहले T2 पे जाएगा और यहाँ पर T1 पे जाएगा। लेकिन T2 की क्या कंडीशन है सर, T2 है हमारे पास R स्क्वायर में, लेकिन T1 क्या अपने पास यहाँ पर R क्यूब से R स्क्वायर में, है ना। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्यों? क्योंकि सर T2 की जो, देखो पीछे चलो एक बार, फिर से चलो, फिर से चलते हैं एक बार, ओके, काफी पीछे है क्या भाई, ये तो रहा एक पेज पीछे था। तो मैंने क्या बोला कि रेंज स्पेस ऑफ T2 इज कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ T1, तो जो मेरे पास डोमेन ऑफ T1 है उसमें ये कंटेन होनी चाहिए। इसका मतलब ये देख सकते हो यहाँ पर, ये डोमेन ऑफ T1 है, वो क्या मेरी R क्यूब है, लेकिन वही मेरे पास यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, यहाँ पर R स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एलिमेंट 3 में नॉट पॉसिबल, तो मेरे पास यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक पेज और ले लेते हैं, एक पेज और हम लोगों ने लिया। अब फिर से यहाँ पर लिख लो कि T1 अपने को गिवन था
आर क्यूब से लेकर आर 2 तक। अब T2 गिवन है हमारे पास आर स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर तक। अब हम यहाँ पर T2 T1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फिर से आप लोगों को नहीं दिख रहा ना, तो इस तरीके से अप्लाई कर लो। ये है T1, ये है T2। T1 क्या है मेरे पास यहाँ पर आर क्यूब से स्क्वायर तक, नेक्स्ट इज द स्क्वायर से आर स्क्वायर तक, देन इट इज डिफाइन। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं T2। अब बैक क्वेश्चन पे आते हैं यार, यहीं कहीं इसको डिफाइन करते हैं। चलो इसको इरेज कर लेते हैं सारे पॉइंट को, यहीं पर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो है ये बिल्कुल यार बेबी स्टेप क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चमकाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर इस पीपीटी में, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। इसको सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट चमकाने के लिए यहाँ पर मैंने दिया है। अच्छा आजा भाई, आजा 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 आजा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उन्होंने अपन को T1 की वैल्यू इतनी गिवन कर रखी है और T2 की वैल्यू इतनी गिवन कर रखी है, ठीक है। चलो अभी हमारा यहाँ पर T2 T1 डिफाइन हो सकता है। T2 T1, अब T1 के ऊपर क्या अप्लाई होगा, एक्स वाई जेड वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होगा। इसका मतलब T1 ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है यहाँ पर 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस के 2z। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो क्या कह रहे हैं, जब भी T2 हमने यहाँ पर अप्लाई करना है तो जो x कोऑर्डिनेट है उसका 2 टाइम करके नेगेटिव कर दो। तो अप्लाई कर दो यहाँ पर, 2 टाइम करके नेगेटिव करूंगा तो माइनस के 8x हो जाएगा। और वो बोल रहे हैं y जो भी है वो एज इट इज लिख दो, y जो भी है एज इट इज लिख दो, 2y माइनस के 2z, ओ सॉरी 3y माइनस के 2z मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब T2 T1 ऑफ एक्स वाई जेड विच इज डिफाइंड एज द माइनस के 8x, और ये हो जाएगा 3y माइनस के 2z का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना फाइनल 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 आंसर है ना। बढ़ू आगे, फिर बढ़ू सर, बड़े आगे होता है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, हमारे को हंसाते रहते हो। अरे ये पंच है, चलो आओ। ओके नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी मैंने आप लोगों के साथ रैंक ऑफ T1 प्लस T2 डिफाइन करवाया था, विच इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ T1 विच इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ T2। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पर किया था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी रैंक यहाँ पर अवेलेबल है। अब क्यों सर ये रैंक के ऊपर क्यों आ गए हो, क्योंकि ये मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस भी है। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आप लोगों के साथ इसको भी डिस्कस किया। तो भाई इसकी रैंक क्या होगी हमारे पास, रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ T2 होगी। और अगर ये रैंक ऑफ T2, अगर T1 इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ T1 विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ T2 के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगी, ठीक है। डन, चलो जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आगे की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर U ओवर F क्या है, बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ U ओवर F मेरे पास यहाँ पर n है। अब अगर वो n है तो इसका मतलब बेसिस ऑफ U ओवर F में मेरे पास कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट आएंगे, U1 U2 U3 अप टू सॉन UN, इसके n एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैं आप लोगों से बात बोलूं कि मेरे पास कोई भी एक U एलिमेंट है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, U ओवर F से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन स्पेस या एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट इन द बेसिस सेट। तो मैं बेसिस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज E1 U1, दैट इज E2 U2 अप टू सॉन EN UN के हम लोग इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन जो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा
कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वो हमारे पास क्या होगा, इनको कॉलम के तौर पे लिखना, कौन से, दैट इज A1 A2 A3 अप टू सॉन AN को कॉलम के तौर पर यहाँ पर डिफाइन करना, कॉलम के तौर पर यहाँ पर इसको डिफाइन करना। क्लियर है टर्म यहाँ तक? पक्का? चलो आओ नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस। जो उनके ऑर्डर्ड बेसिस हैं उनके विद रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। मान लो कि आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u ओवर f से लेकर v ओवर f तक, एंड u ओवर f एंड v ओवर f आर द वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस है। अब अगर ये मेरे पास वेक्टर स्पेस हैं और मैं बोलता हूँ कि b डैश b इज द basis of u over f having the element u1 u2 up to so on un टाइप के एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। दिस इम्प्लाइज जो डायमेंशन ऑफ u ओवर f है वो कितनी है, मेरे पास यहाँ पर n है। नाउ b डैश इज अगेन अ बेसिस सेट, ये हमारे पास क्या है, एक और है मेरे पास यहाँ पर बेसिस है किसका, v ओवर f का, हैविंग द एलिमेंट v1 v2 v3 up to so on vn, then the dimension of v over f having the dimension vm। इसके पास m एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, इसके पास m एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ एक मिनट के लिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ जो रेंज स्पेस है, हमें ये तो पता ही है यहाँ पर कि रेंज स्पेस ऑफ T1 span by T of V1, T of V2 up to so on T of Vn से V1 नहीं आएगा यहाँ पर, U1 U2 आएगा, T of U1 T of U2 up to so on T of UN की से वो स्पैन कर रहा है। अपने को इतनी बात तो यहाँ पर पता है ना, तो अपने को ये बात तो यहाँ पर पता है ना कि ये जो रेंज स्पेस ऑफ T1 है वो स्पैन कर रहा है इनसे। ओके एक बात बताओ एक मिनट के लिए, जो मेरे पास एलिमेंट यहाँ पर जाएगा जैसे T ऑफ V1 है और T ऑफ U1 है, वो मेरे पास कहाँ बिलोंग करेगा, मेरे पास यहाँ पर वो मेरे पास बिलोंग करेगा दैट इज द रेंज स्पेस ऑफ T1 में। ओके लेकिन ये होगा किसका एलिमेंट, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ T ऑफ U1 जो है वो होगा किसका एलिमेंट सर, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। अब V ओवर F का कोई भी एलिमेंट हो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई पक्का। उनके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लिख लेना, बस इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि T ऑफ यू आई जो है वो सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे, V ओवर F में। दिस implies it is treated as an element, then it can be expressed as the linear combination of basis of V ओवर F, वो V ओवर F के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब इसका मतलब, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में जरा इसको लिखो, कैसे लिखना है, T ऑफ U1 विच इज इक्वल टू द A11 दैट इज V1 प्लस A12 दैट इज V2 प्लस A13 दैट इज V3 अप टू सो ऑन A1M दैट इज VM। ये मैंने क्या करा, U1 को V1 V2 VM के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। सिमिलरली T ऑफ U2 मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, तो वो क्या आ गया, A21 V1, यहाँ से हो जाएगा A22 V2 अप टू सो ऑन A2M VM। ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली TUN विच इज डिफाइंड एज द AN1 V1, यहाँ से हो जाएगा AN2 V2 अप टू सो ऑन A2M, ओए कुछ गड़बड़ हुआ, ANM विच इज MN। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, पक्का डन।
अब क्या करो, इसकी एक मैट्रिक्स बनाओ, इसकी एक मैट्रिक्स बनाओ हैविंग द एलिमेंट E11 E12 E13 E1m E21 E22 E23 E2m EN1 EN2 ENM। ये आप लोग इसकी एक मैट्रिक्स बनाओ एक बार। सर बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे पास यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स बनी जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, E11 E12 E13 अप टू सो ऑन E1n। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास E1m, यहाँ से हो जाएगा A21, यहाँ से होगा A22 और यहाँ से होगा A2m, यहाँ से हो जाएगा A31 A32 और ये हो जाएगा हमारे पास A3m एंड सो ऑन AN1, यहाँ से होगा AN2 अप टू सो ऑन ANM की कंडीशन है। तो मैं यहाँ पर देन इसको अगर मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पर बोल रहा हूँ, देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर से मैं अब आगे क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो ही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आने वाला, तो इसका मतलब आप यहाँ पर लगा दो टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे पास जो ए मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगी, मेरे पास A11 A12 अप टू सो ऑन A1m, यहाँ से हो जाएगा A21 A22 अप टू सो ऑन A2m, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन AN1 अप टू सो ऑन ANM। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। इसका मतलब इसके पास अब कितनी रोज यहाँ पर अवेलेबल है, इसके पास है m रोज और n कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल है, m रोज और n कॉलम्स अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताना जरा, यहाँ पर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यही लिख रहा हूँ, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U ओवर F टू V ओवर F एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन n ली थी और इसकी डायमेंशन मैंने m ली थी, इसकी डायमेंशन मैंने m ली थी। फिर से तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इसकी डायमेंशन n है और इसकी डायमेंशन m है, ठीक है। जो इसके कोरोस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आई है, ए मैट्रिक्स जो इसके कोरोस्पॉन्डिंग आई है, इसको आप लोग ए मैट्रिक्स ना बोल के आप लोग इसको टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, या ए मैट्रिक्स नाम देना तो ए दे दो, बात एक ही है। तो जो मेरे पास ए मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n का ऑर्डर है। डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मुझे कोई मैट्रिक्स गिवन होगी किसी भी ऑर्डर की, तो उसका जो रो होगा वो मेरे पास उसके कोडोमेन स्पेस की डायमेंशन होगी, और इसका जो कॉलम होगा, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, रो इनटू कॉलम में होता है, तो मैं इसको ठीक ठाक करके लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बढ़े आगे पक्का। अब कई बार क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस की जगह ना कोई और बेसिस गिवन हो जाते हैं, तो अपन को क्या करना होता है, इस पे मैपिंग अप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है। सिमिलरली हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को अपनी किसी भी बीएससी की बुक में मिल जाएंगे, वैसे में ये मेन कंसेप्ट यही था। चलो आओ जरा नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने यही वाली बात बोल रखी है, U1 अब ऑर्डर्ड बेसिस बोल रखे हैं, तो ऑर्डर्ड बेसिस मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है, U1 U2 U3 आर द टू डिफरेंट बेसिस ऑफ U, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, आर द वेक्टर स्पेस आर टू डिफरेंट बेसिस, मेरे पास उसके दो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, टी बी अ मैट्रिक्स T with respect to B and B dash depend upon their choices of B and B dash। अब B और B dash मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसी मैट्रिक्स को, इसी मैट्रिक्स का नेम यहाँ पर बाद में भी गिवन है, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज द मैट्रिक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू B B dash लाइक दिस। क्योंकि हमने जब मैपिंग यहाँ पर अप्लाई करी तो B के ही एलिमेंट में मैपिंग अप्लाई करके जो आंसर है उसको B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, बस उतना ही करा है। इसका मतलब हम उसको B और
बी डैश के टर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, वही हो गया। इफ U is the n dimensional vector space and V is the m dimensional vector space then the order of matrix is m cross n। मैंने डिफाइन कर दी थी अभी अभी, मैंने आप लोगों के साथ इसको डिफाइन कर दिया था। अब अगर U और V मेरे इक्वल हो जाते हैं और बेसिस भी मेरी आपस में इक्वल हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ अलग अलग बेसिस हम उसको क्या कर सकते हैं, T ऑफ B भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ T B B डैश लिख रहा हूँ, लेकिन ये दोनों सेम है तो हम उसको T ऑफ B की टर्म में लिख सकते हैं। और उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरे पास n क्रॉस n मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मेरे पास मैट्रिक्स का n क्रॉस n ऑर्डर होगा, क्योंकि मेरे पास तो बेसिस तो एलिमेंट, बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट ही तो अवेलेबल हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस n ही तो होगा। हाँ या ना, बोल भाई, पक्का, बढ़े आगे। यस सर, तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हो। अरे भाई बस बस इतनी तारीफ, चलो आओ अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर टुडे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, अब आप लोगों को इसकी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लेनी है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को लेनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की R3 से लेकर R4 विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस ऑफ R3 एंड R4, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, 1 2 3 और 4। अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 अपन को पता है सर 1 0 0 पहला बेस, 0 1 0 दूसरा बेस, तीसरा बेस है 0 0 1 आर द थर्ड बेस ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। सर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4 वो क्या होंगे, 1 0 0 0 ये मेरे पास होंगे, 0 1 0 0 ये मेरे पास होगा, 0 0 1 0 ये मेरे पास होगा, एंड 0 0 0 1 ये मेरे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4 होगा। ओके, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो अपन को क्या करना है यहाँ पर, टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R4 गिवन है, तो मुझे यहाँ पर अब टी पे 1 0 0 अप्लाई करना है, 1 0 0 अप्लाई करना है। तो 1 0 0 अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर होगा मेरे पास यहाँ पर 0 0 अप्लाई करना तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अप्लाई करना मुझे यहाँ पर 1 अप्लाई करना, तो इसमें x है ही नहीं है, ये भी 0 होगा। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको मुझे स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड बेसिस आप लोगों को पता लग गया तो मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर एक स्पेस मिल जाए। तो वो क्या होगा, 1 इंटू 1 0 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 1 लाइक दिस, 0 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट येलो कलर से लिखते हैं एक बार और, तो यहाँ से हो जाएगा टी ऑफ 0 1 0। अब मुझे y की वैल्यू को एक्टिवेट करना है, तो y की वैल्यू इधर है तो 1 आएगा, y की वैल्यू इधर नहीं है तो 0 आएगा, y की वैल्यू इधर है तो 2 आएगा, y की वैल्यू इधर है तो 6 आएगा। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब लो जी, इसको फिर से वाइट कलर में हम लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 1 0 प्लस 6 इंटू 0 0 0 1। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट फिर दोबारा लिखते हैं, टी ऑफ 0 0 1 यहाँ लिखते हैं, मतलब अब z कोऑर्डिनेट एक्टिवेट करना है, 1 आएगा ही आएगा, फिर 1 आएगा ही आएगा, -1 फिर आएगा और 0 यहाँ आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाइट कलर में फिर से, सर 1 इंटू 1 0 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 0 प्लस, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर -1 इंटू 0 0 1 0 और 0 इंटू 0 0 0 1। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, क्लियर है। तो अगर मुझे मैट्रिक्स यहाँ पर लिखनी है तो क्या करना होगा, 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 2 6 1 0 2 6 1 1 -1 एंड 0। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। सर गलत, पहले ट्रांसपोज करो इसका, जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने पास क्या आंसर आने वाला है, 1 2
0 0 1 0 2 6 1 1 -1 and 0. Here is a 1 2 3 4 4 rows and 3 column. 4 क्या होगा कोडोमेन की डायमेंशन, 3 क्या होगा डोमेन की डायमेंशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपना आंसर है, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, डन, बढ़े आगे। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब मेरे पास यहाँ पर क्या, फाइंड द लीनियर मैप। अब आप लोगों को ये लीनियर मैपिंग यहाँ पर देखनी है। अब एक बात बताओ, मुझे उन्होंने बोल रखा है रिलेटेड टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश, रिलेटेड टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर T11 अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब होगा वो 1 इंटू इनके लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज 0 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा -2 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 1, मैं भी वही कहूँ, क्या गड़बड़ हो रही है, दैट इज 1 इंटू 0 1 1 प्लस दैट इज -2 इंटू 1 0 1। नेक्स्ट नंबर विल बी द 0 इंटू 0 इंटू 1 1, 0 का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा -2। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, नेक्स्ट नंबर होगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, 1 -2, नेक्स्ट नंबर विल बी द 0, तो -1 मेरा परफेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब टी ऑफ 1 1 जो है वो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टी ऑफ 0 2, टी ऑफ 0 2। तो ये सेकेंड रो मुझे यहाँ पर लेनी है। सेकेंड रो में क्या होगा मेरे पास -1 इंटू 1 1 0 1 1 है, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट नंबर इज 3 1 0 1, नेक्स्ट नंबर इज 1 1 1 1 0, ये पॉइंट है। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स, ये हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर होगा -1 0 एंड 1, तो ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 4 0 2 मेरे पास इसका आंसर होगा, 0 2 मेरे पास इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। ओके, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ x, y टाइप का एलिमेंट लेता हूँ, कहाँ से सर, आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से, है ना, क्योंकि अपन को तो दोनों ही आर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख लो डोमेन स्पेस से। इसका मतलब डोमेन स्पेस का कोई भी एलिमेंट होगा x, y टाइप का, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, तो वो क्या होगा a टाइम्स मल्टीपल ऑफ 1 1 प्लस b टाइम मल्टीपल ऑफ 0 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। अब अगर मैं a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ, x, y विच इज इक्वल टू द a, विच इज इक्वल टू द a, नेक्स्ट पॉइंट होगा a प्लस 2b। कंपेयर द कोफिशिएंट्स, मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से x आ गई है, a की वैल्यू आ गई है मेरे पास यहाँ से x, और b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a प्लस 2b विच इज इक्वल टू द y, यहाँ से हो जाएगा 2b विच इज इक्वल टू द y माइनस x, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। सर ये इतनी पंचायत क्यों कर रहे हो, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये x, y विच इज इक्वल टू द, a की जगह होगा x, ये हो जाएगा 1 0 1 1 है, b की जगह हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0 ऑफ 2 की वैल्यू होगी। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा t ऑफ एक्स वाई, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, x बाहर आ जाएगा, t ऑफ 1 1 अप्लाई होगा, प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ जाएगा, और t ऑफ 0 2 अप्लाई होगा। t ऑफ 1 1 मैंने अप्लाई कर रखा है, वो मेरे पास क्या है यहाँ पर R3 होना चाहिए यहाँ पर, है ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है 2 1 एंड -1, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास, इसको इधर लिख रहा हूँ, दैट इज x टाइम -2 1 एंड -1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 एंड 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, आपका आंसर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। जो फाइनल आंसर आप लोगों का बन रहा होगा, जो फाइनल आंसर आप लोगों का बन रहा होगा
वो होना चाहिए दैट इज 2y माइनस के 4x कॉमा x कॉमा y माइनस के 2x। ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। प्लीज़ आप लोग इसको जो है वो वेरीफाई कर लेना। प्लीज़ आप लोग इसको जो है वो वेरीफाई कर लेना। ठीक है, डन। चलो जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही था। आई होप आप लोगों ने पूरे इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, कि मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में किस तरीके से चेंज किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही था और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।